मैंने क्या किया, थंब को दिखाया टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ और फील्ड की तरफ मोड़ा, ये ऐसे जाए। ठीक है, क्लियर। याद रखना कि ये किधर हो गया, पाम एम क्रॉस बी होता है। एम क्रॉस बी तो पहले एम आ रहा है तो पाम एम की तरफ दिखाते हैं और बी बाद में आता है उसकी तरफ रोटेट करते हैं और जिधर हमारा थंब पॉइंट करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, टॉर्क एक्सिस बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टॉर्क एक्सिस। ठीक है, याद रखना कि ये जो टॉर्क एक्सिस है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू एम एज वेल एज बी। देखो ये ऐसी जा रही है, समझना इस चीज को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है आसान, मतलब कि अगर समझ में आ जाए तो बड़ा आसान है, लेकिन याद रखना इस सवाल में तुम्हारा मैग्नेटिज्म से ज्यादा टॉर्क काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तुमको रोटेशन वाले चैप्टर में भी तुमको हेल्प करेगा ये। तो दिस इज आवर टॉर्क एक्सिस। ठीक है, अब याद रखना है कि जब कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लगता है और टॉर्क लगता है तो बॉडी रोटेट, पहली बात तो बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 और टॉर्क जो होता है सेम होता है। और दूसरी बात क्या होती है, बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो इट रोटेट्स पैरेलल टू द टॉर्क एक्सिस। ठीक है, एंड दैट एक्सिस पासेस टू द सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ये हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज पैरेलल टू द टॉर्क एक्सिस। आई बात समझ में? अगर ये कुछ 60 डिग्री एंगल पे होता तो ये थोड़ी एक्सिस और घूम जाती, इन सच्चे में कि अभी भी वो सेंटर ऑफ मास से पास होती और क्या कहते हैं पैरेलल टू टॉर्क एक्सिस होती। और टॉर्क एक्सिस आपको पता ही है कि वो बी वेक्टर और एम वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो एम वेक्टर तो बाहर की तरफ है, मतलब बाहर मतलब ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है वो उसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा। और बी के देखो तो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि एक्सिस कैसी है। ठीक है, तो इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया कि कैसे हम एक्सिस को पहचानते हैं। ठीक है, तो टॉर्क एक्सिस पहचानने के लिए क्या करना है, एम क्रॉस बी का फॉर्मूला याद रखना है। एम के तरफ पाम को दिखाओ, बी की तरफ मोड़ो, इधर थंब पॉइंट करेगा दैट इज द टॉर्क एक्सिस। ठीक है, अ, अब देखो जिस एक्सिस के ओर घूमता है ये दैट इज पैरेलल टू द टॉर्क एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये ऐसे करके यहाँ से घूमेगा। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस ब्लू लाइन इज वन ऑफ द डायमीटर। ठीक है, दिस ब्लू लाइन इज वन ऑफ द डायमीटर। उसके बाद देखो और देखा तुम अगर आईआईटी के प्रीवियस सर्च के पेपर उठा करके देखोगे ना, तुमको उसमें ऐसे सवाल काफी सारे मिलेंगे। ठीक है, जिसपे टॉर्क वाले कि इसके कंसेप्ट क्या टेढ़े होते हैं और टेढ़ा सवाल वो लोग पूछना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि फाइन, इसका आपको बोला जाएगा कि इसका जो ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग का मास हमें दिया गया एम। ठीक है, इसका रेडियस हमें दिया गया आर। ठीक है, और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, इसका फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन। तो सबको पता है भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क हो जाता है आई ओमेगा। टॉर्क यहाँ पे कौन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एम क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, बी क्या हो गया, फील्ड हो गया। मैंने यहाँ पे टॉर्क का एम क्रॉस बी होता है तो मैंने यहाँ पे इनिशियल बोला गया है। तो इनिशियल देखा जाए तो यहाँ पर ये इसके प्लेन के अलोंग है तो एम और बी के बीच पे कितना एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो एम बी साइन 90 हो जाएगा। आई व्हाट इज आई हियर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझना ध्यान से, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है एम आर स्क्वायर, but that mr square is about the axis
which is perpendicular to the plane. कौन सी एक्सिस पर होता है वो? ठीक है, तो कौन सी एक्सिस पर होता है? वो उस एक्सिस पर होता है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर मतलब कौन सी, जैसे ये अगर रिंग है ये, तो ये इसके अबाउट था एम आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास अब नई एक्सिस, जब नई एक्सिस की बात अगर होगी यहाँ पे, तो ये हमारा डायमीटर हो गया ना, तो डायमीटर के बाद हमको पता है क्या होता है वो, एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला था? याद करो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। अब यहाँ पे अगर हमने मान लो इसका वाई एक्सिस मान लिया, तो एक्स हमारा ऐसा हो जाएगा सिमेट्रिकल, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। ठीक है, तो वैसे भी अगर याद भी रहने कोई दिक्कत नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग इज एम आर स्क्वायर बाय 2 एंड इट इज derived from the perpendicular axis थ्योरम। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा नहीं लिखेंगे, पे अल्फा लिखेंगे। ठीक है, अल्फा एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है, यहाँ पे तो स्मॉल एम, यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये फील्ड है, अल्फा निकालने बोला जाएगा तो हम अल्फा को निकाल सकते हैं, 2 एम बी बाय एम आर, इसके बराबर। ठीक है, हमें करंट, हमें हो सकता है सर्किट में करंट दे दे, हमें उसका रेडियस दे दे, ठीक है, हमें फील्ड दे दे, हमें जो भी दे दे इस पे, हमको मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमको निकालने बोला जाएगा, करंट हमको अगर पता है आई, तो आई इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको करंट पता है यहाँ पे अगर आई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा हो जाएगा 2 आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एम मास हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 पाई आई बी बाय स्मॉल एम हो जाएगा। तो सबको क्लियर हो गई। ठीक है, ये वाला सवाल जो है ना, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस तरह के मैग्नेटिज्म में अगर सबसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट से पूछेगा। ठीक है, जहाँ पे टॉर्क वॉर्क इन्वॉल्व होता है ना, ठीक है, और 3D वाले जो फिगर्स होते हैं ना, ठीक है, वो वाले सवाल काफी पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल तुमको ना डायरेक्ट अपने एडवांस के पेपर में ही मिल जाएंगे, जो तुम्हारे 37 ईयर्स के पेपर है ना, उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए, ऐसी मेंस में भी नहीं आती है, उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए ना, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, वहां पे जाके सर्च मारोगे ना, तो ऐसे सवाल वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे। अब हमसे पूछा जाएगा ना कि इस पे देखो और क्या सवाल आते हैं, कि हमसे पूछे जाते हैं टॉर्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी पता कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या करता है यहाँ पे, अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो मैग्नेटिज्म कम है, वो मैकेनिक्स ज्यादा है, मतलब टॉर्क हो गया, एसएचएम हो गया, उस तरह के सवाल। अब जैसे देखो तुमसे एक सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे ना एक लूप है। ठीक है, इस लूप पे हमने करंट को फ्लो करवाया। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी एक लूप है, इसमें भी हमने करंट को फ्लो करवाया ऐसे। ठीक है, ऊपर में इस तरह से, नीचे में इस तरह से। अब हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि बताओ, अ, ये कौन, ये यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ पूछा जाएगा टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। एम क्रॉस बी अगर होता है टॉर्क का फॉर्मूला, तो वहां पे एम बी साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना ऊपर वाले फिगर में, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ जा रहा है, फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है,
तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, साइन 180 जीरो हो जाएगा, टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो। यहाँ पे पूछा जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ है, फिर भी बाहर की तरफ है, तो इसे टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो। दोनों केसेस में टॉर्क कितना हो जाएगा वहां पे जीरो हो जाएगा। अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि अगर टॉर्क जीरो है, फोर्स तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि तुमने पढ़ के रखा है कि कोई भी लूप को प्लेस कर दो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स कितना लगता है उसके ऊपर जीरो, यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए, कंडीशन है। तो अगर हम दोनों केस में देखें तो दोनों वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे ना रोटेशन ना नेट नेट फोर्स जीरो है और यहाँ पे नेट टॉर्क भी जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे ऐसा पूछा जाएगा कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करने के लिए देखो, याद करो स्टेबल क्या कैसा था। अगर मान लो हमने कोई बॉडी को लिया ऐसा और हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया हल्का सा ऐसा और छोड़ दिया और वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाता है, ठीक है, घुमाने के बाद, तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल है। और अगर हमने इसको घुमाया, ठीक है, और वो अपने ओरिजिनल स्पेस पे नहीं आकर के पूरा का पूरा अगर वो घूम जाता है ना, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर मान लो कोई हम घुमाते हैं और टॉर्क लगे या फोर्स लगे इन सच्चे वे कि वो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करे, तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करके एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ऐसे लेके घुमाया, इसको भी ऐसे लेके घुमाया, देख लो यहाँ पे करंट कैसी है, एक पे करंट कैसी जा रही है क्लॉकवाइज और एक पे करंट कैसी जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब कुछ दोनों लूप में सेम है, दोनों में टॉर्क जीरो है। अब अगर मान लो मैंने इसको घुमाया, ठीक है, कैसे इसको कैसे पहचानेंगे कि भाई क्लॉकवाइज है कि मतलब कि घूमे रहे, ये ऐसे टॉर्क, ये ऐसे लूप, ठीक है। तो इमेजिन करो कि तुमने इसको अगर तुमने छोटा एंगल से घुमाया ना, तो थोड़ा इमेजिनेशन में दिक्कत होगी। तुमने इसको घुमा दिया 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से तुमने घुमा दिया, तो 90 डिग्री पे पता इमेजिन करना आसान होता है, इसलिए मैं 90 डिग्री पे घुमा रहा हूँ, ठीक है। जो अगर मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है 1 डिग्री 2 डिग्री पे, तो 90 पे भी मुझे वही ही केस मिलेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी का या अनस्टेबिलिटी का, जो भी हमको छोटे एंगल में मिलेगा वो हमको बड़े एंगल में भी मिलेगा। तो अगर ये 90 में मैं घुमा देता हूँ, तो ये ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा। अब उस सिचुएशन में अगर देखो ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा जाएगा इसका, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट अगर क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट अगर क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे अगर देखो ना ध्यान से, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, माइनस आई कैप। देख 90 डिग्री पे घुमा दो, मैग्नेटिक मोमेंट देखो माइनस आई कैप, ठीक है। हमने पूरा का पूरा ऐसा था, हमने पूरा घुमा दिया 90 डिग्री, ठीक है, और पकड़ लिया उसको, ठीक है। अब देखते हैं कि छोड़ेंगे तो किधर घूमे, मैग्नेटिक और माइनस आई कैप, ठीक है। उसके बाद फील्ड कैसा है, फील्ड तो प्लस के कैप, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, वो है इधर, अब इधर है माइनस आई कैप, और फील्ड कैसा बाहर की तरफ, ठीक, फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ठीक है। जिधर है उधर अपने पाम को दिखाओ और फिंगर्स को किधर मोड़ना है, टुवर्ड्स फील्ड। फील्ड कैसा, फील्ड तो ऐसा है ना, ये थोड़ा ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, ठीक है, लेकिन ध्यान दोगे ना, एक बार खुद से करोगे तो आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, इधर है, क्लियर, क्योंकि वो मैग्नेटिक मोमेंट माइनस आई कैप है, लीजिए मैंने, फील्ड किधर है, आई कैप के कैप की तरफ, ऐसा फील्ड घुमाया, ऐसे देखो घुमा रहे, ये कैसा घूम रहा है देखो तो। अगर मैं इसको अपनी तरफ से देखूँ ना, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अप्लाइड टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क मेरा कैसा था, कि ऐसे घुमा रहा ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि ये मेरा अप्लाइड टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और रीस्टोरिंग टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब यहाँ पे रीस्टोरिंग तो नहीं वर्ड प्रॉपर चलेगा, लेकिन मैं लिख सकता हूँ फील्ड टॉर्क, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ला ही नहीं सकता उसकी जगह पे, तो और घुमा देगा उसको पकड़ कर। हम अगर हमारा टॉर्क अगर एंटी टॉर्क है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, और फील्ड का टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है, तो वो उसको अपनी जगह पे लेके आ जाएगा। ये वाले केस पे देखो, फिर से देखो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ठीक है, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, इसमें तुमको खाली डायरेक्शन पहचानने आना चाहिए। डायरेक्शन पहचान लिए ना तो तुम्हारा काम खत्म होगा। तुमको 2 मिनट में तुम इसके सवाल कर सकते हो। अब मान लो, और वैसे तुमको मैं इतना लंबा-लंबा समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी तुम्हें ये केमिस्ट्री क्लास है क्या? मैं 5 मिनट ले लेता हूँ एक्स्ट्रा। अगर मैं यहाँ पर तुमको अगर ये एक मैं तुमको एक स्टेटमेंट दे दूँगा, तुमको उसे याद ही कर जाना, ठीक है ये चीज़, ठीक है? समझाने में लंबा पड़ा, लेकिन तुम्हें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अब देखो, अगर मैंने ये वाला केस लिया अगर, ओके, बहुत अच्छा। अब अगर मान लो मैंने, ओके, अब अगर मान लो मैंने ये वाला केस लिया, ठीक है? तो इसपे मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा देखो, एम हो जाएगा मेरा, अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है? तो एम मेरा ऐसा जाएगा, ठीक है? प्लस आई, फिर तो मेरा के कैप हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ, तो एम क्रॉस बी, तो आई क्रॉस के, आई जे के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जी। मतलब ये हुआ कि मेरा मैग्नेटिक मोमेंट अब इधर है, ये वाले केस के लिए, ठीक है? और फील्ड मेरा किधर जा रहा है, फील्ड मेरा ऐसा है ना, ठीक है? बाहर की तरफ है, ठीक है? स्क्रीन के आउटवर्ड। तो एम क्रॉस बी मैंने अगर देखा ना, मैं ऐसे घुमाता हूँ, तो देखो एम इधर है ना, एम 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 की तरफ पाम को दिखाते हैं, एम पहले आता है, तो एम की तरफ पाम दिखाते हैं और बी की तरफ मोड़ते हैं, तो सेकंड में आता है, तो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब घूम रहा है ऐसे, देखो ना घूम रहा है ऐसे, उंगलियों को देखो कैसे घूम रहा है, मतलब उंगलियां कैसी घूम रही, मेरी उंगलियां घूमी मेरी क्लॉकवाइज, ठीक है? यहाँ पे फील्ड कैसा अप्लाई करें, टॉर्क फील्ड अप्लाइज टॉर्क क्लॉकवाइज, और अप्लाइड टॉर्क इज एंटी, ठीक है? तो ये वाले केस में देखो, अप्लाइड टॉर्क और फील्ड का टॉर्क अपोजिट है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? और ये वाला कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है? अब देखो इतना लफड़े से तुमको मैंने समझाया, ठीक है? अभी तुमको अगर मैं छोटे से समझा दूं ना, अगर सिंपल में, तो तुम कैसे इसको याद रखोगे कि देखो, अगर तुमको इसको शॉर्ट में ही देखो, ये तो तुमको मैंने पूरा का पूरा कहानी समझा दिया भाई, टॉर्क के कांसेप्ट से कैसे समझाया, ठीक है? लेकिन अगर तुमको इसको एग्जाम के लिए याद रखना है ना, तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, याद करो। तुम लोगों ने सीखा था कि जब पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल था, माइनस पी डॉट ई था, है ना? माइनस पी कॉस थीटा था, माइनस पी डॉट ई। तो अगर वहां पे हम देखते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आता है, तो वो हो जाता था अनस्टेबल, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है, तो वो हो जाता है स्टेबल। यहाँ पे अगर तुम देखो ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर जा रहा है, इसका अंदर की तरफ जा रहा है, और फील्ड बाहर की तरफ। तो थीटा कितना यहाँ पे 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर देखें, तो यू हो जाएगा माइनस एम डॉट बी, यहाँ पे ये हो जाएगा, यू हो जाएगा माइनस एम बी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा कैसा इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ये है। तो थीटा को तुम देख लो, अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्टेबल है, और अगर थीटा 180 डिग्री है तो अनस्टेबल, ठीक है? आई थिंक इसको बस खाली शॉर्ट में तुम याद रख सकते हैं, स्टेबल क्या कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और अनस्टेबल कब होता है, स्टेबल अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है, और
और स्टेबल कब होगा? थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर और एम वेक्टर का एंगल, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें? ये वाला है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज याद रखना है कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, उसी के लिए ही हमेशा डिफाइन होते हैं। एसएचएम जो डिफाइन होता है ना, वो हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, इसको नोट कर दो पहले, ठीक है। और अगर तुमको इतना कचड़ा वचड़ा नहीं कुछ झेलना है, ठीक है, तो मैंने तुमको सिर्फ इसलिए दिखाया था ये समझाने के लिए कि भाई देखो, तुम घुमाते हो और टॉर्क ऐसा लगता है कि वापस अपनी जगह पे घूमने की आने की कोशिश करता है, तो वो स्टेबल होता है। और जिधर घुमाते हैं उससे उससे उल्टा घूमने लगता है वो और ज्यादा, तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तुमको अगर सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको एक लाइन में सिखाऊं ये बात, तो याद रखना है कि जब थीटा होगा 0 डिग्री, ठीक है, तो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा होगा 180 डिग्री, तो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और तुमको अगर ये 0 और 180 को अगर ध्यान से समझना हो और इसी वाले कंसेप्ट पे, तो तुम पोटेंशियल एनर्जी पे जो माइनस एम बी होता है, पोटेंशियल एनर्जी अगर आती है पॉजिटिव तो वो जाता है अनस्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी अगर आती है नेगेटिव तो वो जाता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मत याद रखना, ठीक है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में चेंज कर दो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो तुमको ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद ही रखना है। याद रखना है किससे? थीटा से, थीटा बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो वहां पे नोट कर लो, टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी यूज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ 0 डिग्री स्टेबल, इफ 180 डिग्री अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला इतना जो लिखा है ना, अब देखो हमारे जो मेन जो हमको पढ़ना होता है ना, ठीक है, वो स्टेबल वाला पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि जो एसएचएम जो डिफाइन होता है ना, वो किसके लिए डिफाइन होता है? वो स्टेबल के लिए होता है। एसएचएम इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज डिफाइंड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब पे टॉर्क पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? तो माइनस एम बी साइन थीटा। अगर थीटा छोटा होगा तो टॉर्क हो जाएगा माइनस एम बी थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा हो जाता है माइनस एम बी थीटा, अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस एम बी बाई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। टाइम पे क्या होगा? 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दिस इज सॉरी, ये हमारा इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एसएचएम में सीखा था ना, ठीक है। तो ये वाला भी सवाल आईआईटी में आ चुका हुआ सवाल है, ठीक है, कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, ठीक है, फॉर द टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम इसको ऐसा करके सॉल्व, ठीक है। चलो आज के लिए काफी इतना, ठीक है। छोटे मोटे टॉपिक मुझे लगता है ना कि कोई थोड़े मोटे टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा एंट्रेंस क्लास अभी बीच में क्या बोर्ड था, तो सीबीएसई का एग्जाम था, तो मैं थोड़ा सा करवा रहा था बोर्ड का। अभी लगातार मैं कुछ एंट्रेंस क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। अभी कल भी एंट्रेंस की क्लास होगी, ठीक है? अभी क्लास एंटर